Narayana Hari. Hello students. Students, the topic of today's class is Maurya's central administration. मौर्य वंश का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय शासन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास। और मौर्यास का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 321 बीसी टू 184 बीसी। इस पूरे पीरियड के बीच में मौर्यास ने रूल किया। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर, एज यू नो दैट, एंड द लास्ट मौर्य वाज द बृहद्रथ, who was overpowered by his own commander-in-chief, whose name was Pushyamitra Sunga, and who laid the foundation of the Sunga dynasty then. तो सुंगा डिनेस्टी का स्टार्ट हुआ आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यास। तो हमें आज की क्लास में हम मौर्यास का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है मौर्यास के, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल, मिलिट्री, जुडिशियल, रिवेन्यू, स्पाई, तो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैं एंड दैट विल टेक लॉन्ग टाइम। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ शॉर्ट टॉपिक दैट इज द मौर्यास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यास का वो कैसे चलता था ये हमें डिस्कस करना है। तो इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उनका बेस्ड था। तो फर्स्ट पिलर इज किंग। एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता था उसके लिए सबसे जो उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो थी, स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन, दैट वाज द किंग। एंड दिस किंग वाज हेल्ड बाय ए काउंसिल जिसके अंदर मिनिस्टर्स होते थे, और वो काउंसिल जो थी उसके भी दो पार्ट होते थे। वन वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अनदर वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये किंग को हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, बट द फाइनल अथॉरिटी वाज इन द हैंड ऑफ द किंग। फाइनल डिसीजन जो होता था वो किंग का होता था। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर जो था वो होता था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हेड्स, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, वो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर था जिसमें अध्यक्ष होते थे। अब काउंसिल जो डिसीजंस लेती थी, जो रूल्स बनाती थी, जो लॉ बनाती थी, और उन लॉ को किंग फाइनल अथॉरिटी प्रोवाइड करते थे। किंग जब ओके बोलता था कि हाँ ये व्हेन द किंग वुड गिव हिज कंसेंट, जब किंग उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी, जब किंग उस पर अपनी सहमति दे देते थे तब वो लॉ बनता था। तो अब वो लॉ बन गया, अब उसको सोसाइटी में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इंप्लीमेंट कराने के लिए जो हमारा तीसरा पिलर था जिसमें अध्यक्ष होते थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते थे जिन्हें सुपरिटेंडेंट्स या अध्यक्ष बोला जाता था, वो लोग इसको इंप्लीमेंट करवाते थे। तो काउंसिल्स के अंदर पहले रूल्स बनते थे, रेगुलेशंस बनते थे, और किंग की फाइनल डिसीजन किंग उसके ऊपर लेकर अब वो रूल बन गया। अब उस रूल को, उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, मेजर्स को सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? इंप्लीमेंट करवाने के लिए हमारा थर्ड पिलर होता था। तो इन तीनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है किंग। एंड कौटिल्य का जो किंग था, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ Chandragupta Maurya, who laid the foundation of a very vast empire in our country, from east to west and north to south. तो साउथ का कुछ पोर्शन चोलचेरा पांड्या का छोड़ दीजिए और कुछ पोर्शन छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री वाज अंडर द ग्रिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अफगानिस्तान तक का उनका रूल था। तो इतने बड़े एरिया को जो अराउंड 3000 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, और अगर हम उसमें अगर अफगानिस्तान जोड़ लेते हैं तो वो 3000 से ज्यादा एरिया बन जाएगा। 3000 किलोमीटर तो आज के टाइम में है इंडिया, अराउंड 3000 किलोमीटर, 2977 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, और नॉर्थ टू साउथ है करेक्ट 3200 किलोमीटर। तो इतने बड़े वास्ट एरिया को इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उस टाइम उन लोगों ने कैसे पूरी कंट्री को गवर्न किया, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो एंड दैट वाज इनक्रेडिबल। बहुत चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य जैसे टैलेंटेड पर्सन, डिवोटेड पर्सन ही इस वर्क को कर सकते थे, अदरवाइज दैट वाज जस्ट इम्पॉसिबल। सो उनमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका इंपॉर्टेंट पिलर है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वो किंग है, और किंग को कौटिल्य ने एब्सोल्यूट पावर दिया है। किंग ने कौटिल्य को क्या बोला है? एब्सोल्यूट मोनार्क। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्क एंड एब्सोल्यूट मोनार्क? एब्सोल्यूट का मतलब है किंग की जिस चीज को, जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कैप्टन, तो कैप्टन डिफरेंट टीम्स का कैप्टन हो सकता है, क्रिकेट टीम का भी कैप्टन हो सकता है या किसी और टीम का कैप्टन हो सकता है। तो कैप्टन से अगर हम पहले एक वर्ड यूज कर ले एब्सोल्यूट, तो जैसा कैप्टन को होना चाहिए एब्सोल्यूट वो वैसा ही है। तो कौटिल्य का जो किंग था वो एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब उसके पास लिमिटलेस पावर थी।
उसकी पावर की कोई सीमा नहीं थी, कोई लिमिट्स नहीं थी, तो एब्सोल्यूट मोनार्क था। कौटिल्य ने उसको लिमिटलेस पावर्स दी थी, क्योंकि उस पावर की कोई लिमिट ही नहीं होती थी। और कौटिल्य के टाइम में बहुत ज्यादा पावर इनको दी गई, और उससे पहले का जो टाइम था, द टाइम बिफोर द मौर्य, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम दैट मच पावर वाज नॉट गिवन टू द किंग, दैट वाज गिवन इन द टाइम पीरियड ऑफ कौटिल्य अंडर और द चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है। पहले के जो रूलर्स हैं, द रूलर्स बिफोर द चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी का इनका टाइम पीरियड है। बिफोर दैट द होल ऑफ द इंडिया वाज नॉट अंडर वन पर्टिकुलर रूलर। तो उसमें पहले जनपद होते थे, आप लोग जानते हैं हिस्ट्री में, हम लोगों ने पहली वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि जब आर्यन सोसाइटी थी हमारी, तो उसमें जनपद होते थे। अब जनपद जब एक दूसरे से वॉर करते थे तो जनपद कन्वर्ट हुए महाजनपद के अंदर। तो महाजनपद 16 महाजनपद बने पहले, बाद में 4 इंपॉर्टेंट महाजनपद रहे उसमें से, जिसमें काशी, कोसाला, मगध, अवंती, ये इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें जब वॉर हुई तो लास्ट में नंदवंश आ गया, जब मगध was the entire ruler, but मगध के जो रूलर्स थे they were the autocratic ruler। तो ऐसे रूलर के लिए चाणक्य ने autocratic रूलर्स के लिए those who don't consider the welfare their welfare in the welfare of the people, तो चाणक्य ने बोला कि अगर किंग अपना वेलफेयर, अपनी समृद्धि, अपने लोगों की समृद्धि में देख रहा है, इफ द किंग इज सीइंग हिज वेलफेयर इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, तो ऐसे किंग को हमें एब्सोल्यूट पावर देनी है, ऐसे किंग को हमें लिमिटलेस पावर देनी है, क्योंकि वो किंग उन पावर का मिसयूज नहीं करेगा, वो उन पावर्स का यूज करेगा और लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करेगा। तो इसीलिए कौटिल्य ने अपने किंग को लिमिटलेस पावर्स दी थी। और पहले के जो किंग्स थे उनका एरिया भी कम होता था, जितना एरिया होता था उसी के अकॉर्डिंग उनके पास पावर होती थी। पर अब 321 में आकर द होल कंट्री वाज अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतनी बड़ी कंट्री को रूल करने के लिए डेफिनेटली ही नीडेड absolute power, and that's why Kautilya gave him absolute and the limitless power। काउंसिल थी, पर काउंसिल को कौटिल्य का भी मानना था कि किंग एंड काउंसिल ये दो, these are the two wheels of a cart। एक गाड़ी है, उसके 2 पहिए हैं, एक पहिया या एक व्हील तो है किंग का और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, और ये जब दोनों साथ में चलेंगे, कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, तभी वो कार्ट या गाड़ी चलेगी। और वो गाड़ी मतलब राज्य, वो स्टेट, वो कंट्री तभी चल पाएगी जब किंग और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे। लेकिन किंग ने, कौटिल्य ने यहाँ पर बोल दिया है किंग के लिए कि किंग हैड द एब्सोल्यूट पावर, एंड इफ यू सी, अगर वो देखता है कि द एडवाइस ऑफ द काउंसिल इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, तो वो उस एडवाइस को रिजेक्ट कर सकता है। तो कौटिल्य का जो किंग था वो एब्सोल्यूट मोनार्क था, उसके पास लिमिटलेस पावर्स थी, क्योंकि उसका वास्ट एरिया था। एक 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, कौटिल्य का से पहले के जो रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पहले के जो रूलर्स थे, वो लोग रूल करते थे कैसे? दे वुड रूल अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द धर्म के मुताबिक जो रूल कानून बन गया उसके अकॉर्डिंग वो लोग रूल किया करते थे। और कौटिल्य ने अपने रूलर के लिए क्या बोला? कौटिल्य ने बोला कि नाउ द किंग इज द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ। अब किंग खुद का जो है वो धर्म से भी ऊपर माना गया है उसको। दैट्स वाई अशोक ने जो रूल, एक नया धर्म भी बनाया जिसको आप धम्मा बोलते हैं, क्योंकि कौटिल्य ने अपने रूलर्स को इतनी ज्यादा पावर दी थी कि वो उन पावर्स को किसी भी हद तक जा सकते थे लोगों का वेलफेयर करने के लिए। अब जैसे कौटिल्य ने अगर अशोक को लिमिटलेस पावर दे दी, चाणक्य उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को लिमिटलेस पावर दी, चंद्रगुप्त मौर्य वाज फॉलोड बाय बिंदुसार एंड बिंदुसार वाज फॉलोड बाय अशोका। तो कौटिल्य ने उनको लिमिटलेस पावर दी, तो उन किंग्स ने उन लिमिटलेस पावर का कभी मिसयूज नहीं किया। अशोक ने एक धर्म बनाया जिसको धम्मा बोला जाता है, उसमें अशोक ने नॉन वायलेंस को फॉलो किया। आफ्टर कलिंगा अशोका बिकम ए कंप्लीट चेंज अशोक, तो उन्होंने एक नॉन वायलेंस को उन्होंने फॉलो किया। और अशोका ने पब्लिक वर्क के लिए बहुत वर्क किया, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द सराइज एंड हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स एंड इवन फॉर द ह्यूमंस एज वेल एज फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। अशोका ने अपने धर्म में क्या बोला? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगस्टर्स। नीडी जो पीपल है उनकी हेल्प कीजिए। अशोका ने एक नया धर्म बनाया और उस धर्म ने मानव समाज का या ह्यूमैनिटी का लॉस नहीं किया, रादर उसको नई हाइट्स तक पहुंचाया। तो दैट इज व्हाई कौटिल्य ने अपने रूलर्स को एब्सोल्यूट पावर दी और वो कानून बनाते भी थे। और वो अशोका ने तो एक नया धर्म भी बना दिया और उस धर्म के अंदर सभी धर्मों का निचोड़ था, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म, जो सब धर्मों की अच्छी बातें थी वो उसके अंदर ली गई। और किंग के पास लिमिटलेस पावर होती थी, वो कानून बनाते भी थे। दे वर द
they had the legislative power, they had the executive powers, as well as they had the judicial powers also. The king power was unlimited power the Kautilya gave to the king. तो फर्स्ट पॉइंट जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें फर्स्ट पावर जो होगी वो किंग के पास होगी। उसके बाद जैसे रोमिला थापर ने भी बोला कि अब जो धर्म, जो प्रीस्ट जो थे, प्रीस्ट की पावर कम हो रही थी एट द टाइम ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। पहले प्रीस्ट जो थे, पुजारी जो थे, उनकी वैल्यू या उनकी पावर ज्यादा होती थी, लेकिन अब पावर जो ऑफ द प्रीस्ट जो थी वो कम हो रही थी। और उसके साथ साथ आरजी भंडारकर एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बोला है कि स्टेट, अगर स्टेट एक बॉडी है तो किंग उसकी सोल है, तो सोल अगर बॉडी में से निकल जाएगी तो वो बॉडी डेड हो जाएगी। इसी तरह से क्या मतलब हुआ कि अगर कोई किंग, अगर कोई स्टेट है, कंट्री है, तो वो तो एक बॉडी है और एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, लेकिन किंग उसकी सोल है, तो किंग ही सब वर्क करेगा अपनी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए। अब उस किंग को बट इट वाज आल्सो नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू डू वर्क फॉर द एंटायर कंट्री, तो ही नीडेड हेल्प आल्सो। सो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू गिव हेल्प टू द किंग देयर वाज अ काउंसिल आल्सो। और ये काउंसिल जो थी, इसके दो पार्ट्स होते थे, वन वाज द नोन एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दूसरा होता था काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जैसे आज की हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होती है, तो उसके अंदर आज जैसे मान लीजिए अराउंड 20 मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जिनको रैंक मिला हुआ है। उस टाइम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे वो कम होते थे, 4 to 5 होता था उनका नंबर, और उनको अमात्यास बोलते थे, अमात्य। अब इन अमात्यास में से ही जो और हाई रैंक में जाते थे उनको मंत्री बना दिया जाता था। तो जैसे कौटिल्य जो थे, ही वाज द मंत्री, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके अंडर में कुछ अमात्यास होते थे जो वर्ल्डली अट्रैक्शन से बिल्कुल ऊपर उठे हुए होते थे, जो कि पीपल ऑफ हाई इंटेलेक्ट और हाई स्पिरिचुअल नॉलेज एज वेल एज मटेरियलिस्टिक नॉलेज, उनके पास हर चीज का ज्ञान होता था, उनको अमात्यास बनाया जाता था। और उन अमात्यास में से जो टॉप रहते थे उनको मिनिस्टर बनते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौटिल्य थे। अब इनकी जो सैलरी होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो अराउंड 48,000 पंड्स होती थी। पंड्स उस टाइम की करेंसी थी, और ये उनका नंबर जो होता था 4 to 5 होता था। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो थी, एक तो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस काउंसिल में हमने दो पार्ट्स देख लिए, एक तो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो था वो एक छोटी बॉडी थी लेकिन मोर पावरफुल थी एज काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर एटलीस्ट 10 to 20 मेंबर्स होते थे, और जो रूल्स रेगुलेशंस बनते थे वो काउंसिल ऑफ स्टेट और मिनिस्टर्स दोनों की कॉन्सेंट से बनते थे, और फाइनल हैंड, अपर हैंड उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता था। अब ये जो स्टेट्स की जो थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो थी, दैट वाज जस्ट लाइक द डिप्टी मिनिस्टर्स। आज के टाइम में भी हमारे यहाँ डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये डिप्टी मिनिस्टर्स का वर्क करते थे और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स का वर्क करते थे। और इनका जो प्राइम मिनिस्टर था दैट वाज द कौटिल्य, एंड हेड ऑफ द स्टेट जो किंग था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया अकॉर्डिंग टू द एडवाइस एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी हेल्प करती थी। But the king was not bound by the decision of the council of the minister and council of state. He could straightforwardly reject the decisions that was taken by the council if he sees that the decisions are not in the welfare of the state. तो ultimate जो power थी, जो final authority होती थी, वो king के पास होती थी। अब देखिए, इसके बाद हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट हेड्स होते थे जिनको अध्यक्ष बोला जाता था, और अराउंड 30 डिपार्टमेंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे। अब जो पॉलिसीज बन रही थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट्स मिलकर बना रहे थे। पहले इन लोगों ने ड्राफ्ट बनाया स्टेट्स वालों ने, और उसको अप्रूव कर दिया मिनिस्टर्स ने। अब वो एक फाइनल ड्राफ्ट बन गया है। अब किंग जब उसके ऊपर साइन कर देंगे, अपना अटेस्टेशन हो जाएगा, अथॉरिटी किंग की आ जाएगी उसके ऊपर, तो फिर उसको लॉ बनाकर, अब उस लॉ जो बन गया, अब उसको सोसाइटी के अंदर एग्जीक्यूट कराना है। देखिए, लॉ बनाया इन लोगों ने और किंग की कॉन्सेंट से बना। किंग जो चाहे किंग उसके अंदर चेंज कर सकते थे, या उसको एज इट इज फॉरवर्ड कर सकते थे जैसा किंग को पसंद हो। तो अब इसके अंदर इन लोगों ने लॉ बनाया, किंग की डायरेक्शन में बना, किंग की मर्जी से बना। अब उस लॉ को सोसाइटी के अंदर एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक हिस्सा होता था जिसको डिपार्टमेंट और अध्यक्ष बोलते थे। ये जस्ट लाइक ए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता था। इसके अंदर डिपार्टमेंट्स हेड्स होते थे। जो लॉ बना है, अब उस लॉ को ये लोग इंप्लीमेंट करवाएंगे। अब इनमें से हम जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैंने बताया मंत्री। तो मंत्री कौन था? हु वाज द मिनिस्टर? द प्राइम मिनिस्टर वाज द कौटिल्य हिमसेल्फ, जो इन स्टेट्स और मिनिस्टर से ऊपर होता था।
और एडवाइस करता था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो कौटिल्य के पास दो पोस्ट थी, वन वाज द मंत्री एंड सेकंड वाज द पुरोहित। तो कौटिल्य दोनों वर्क कर रहे थे, पुरोहित का भी और मंत्री का भी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, समहारता, जैसे आज के टाइम में हम लोगों के यहाँ डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, रेलवे मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है और दूसरे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स अपना अपना डिपार्टमेंट देखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे उनके हेड्स को अध्यक्ष या सुपरिटेंडेंट या अध्यक्ष बोला जाता था। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाज द समहारता। तो समहारता कौन है? जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जॉब इज व्हाट? ही इज द डीएम आल्सो एंड ही इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आल्सो। तो एज ए कलेक्टर ही कलेक्ट द रेवेन्यू। तो वो ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में। तो कलेक्टर का वर्क इज उसके उनके नाम में ही कलेक्ट लगा हुआ है, कलेक्ट, टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो यहाँ पर जो कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू उनको समहारता बोलते थे उस टाइम। दूसरा संनिधाता, जो रॉयल ट्रेजरी होती थी, जो सरकारी खजाना होता था, उसका जो इंचार्ज होता था दैट वाज नोन एज द संनिधाता। प्रतिष्ठा एंड व्यवहारिका, ये दो और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होते थे जुडिशियल फील्ड से। जैसे आज के टाइम में हम लोग जुडिशियल में चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्रिमिनल इस टाइम में क्रिमिनल जस्टिस और सिविल जस्टिस के लिए जो जजेस होते थे उनको प्रतिष्ठा बोलते थे। जो चीफ ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है, जो क्रिमिनल केसेस को डील करेंगे, उनके जो चीफ हैं उनको बोला जाता था प्रतिष्ठा। आज हम बोल रहे हैं जज ऑफ हाई कोर्ट, जज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और उसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट या जज ऑफ हाई कोर्ट या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें जो सिविल जो क्रिमिनल केसेस देख रहे थे वो प्रतिष्ठा। व्यवहारिका सिविल कोर्ट्स के होते थे। उसके साथ साथ शुल्क अध्यक्ष, जो इंचार्ज ऑफ कस्टम एंड टोल टैक्स। और जैसे आज हम रेवेन्यू मिनिस्टर हैं या तो उस टाइम जो कस्टम और रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे उनको बोला जाता था शुल्क अध्यक्ष। शुल्क भी आ रहा है इसके अंदर, कहने रेवेन्यू वर्ड है। फिर पटावाध्यक्ष, इंचार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो वेट्स एंड मेजर का जो इंचार्ज होता था, वेट्स एंड मेजर का डिपार्टमेंट होता था उनका पर्टिकुलरली, जो देखता था कि जो शॉपकीपर्स हैं वो प्रॉपरली वेट्स जो रखा है अकॉर्डिंग टू वेट दे आर गिविंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर और नॉट। तो उसका जो हेड होता था उसको पटावाध्यक्ष बोलते थे। देन सीता अध्यक्ष वाज देयर, दैट वाज द इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आज हमारे पास एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इंचार्ज होते थे उनको हम सीता अध्यक्ष बोलते थे। फिर उसके बाद अश्वाध्यक्ष होते थे, जो रॉयल फोर्सेस के हॉर्सेस को लुक आफ्टर करते थे, उसका इंचार्ज होते थे। हस्ती अध्यक्ष होते थे, जो हॉर्सेस एलिफेंट्स के इंचार्ज होते थे। फिर सूत्राध्यक्ष होते थे, इंचार्ज ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। प्रशस्ता होते थे, इंचार्ज ऑफ रॉयल राइटिंग, जो किंग जो ऑर्डर्स पास करेंगे तो उन ऑर्डर्स को प्रॉपरली ड्राफ्ट करना, प्रॉपर मैनेज करना, प्रॉपरली सेंड करवाना, ये काम होता था प्रशस्ता का। फिर द्वारिकाध्यक्ष, चीफ ऑफ द रॉयल पैलेसेस। तो इस तरह से देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे, लॉ बनाया जाता था बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड आफ्टर गेटिंग द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द किंग, the laws implemented in the society by these different officials. So that was the central administration जो हमने अभी डिस्कस किया है, that was the central administration of the Mauryas. और इसमें जो मेन दो बातें इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखनी है कि व्हाट वाज कि व्हाई कौटिल्य गेव वास्ट पावर, लिमिटलेस पावर टू द किंग। क्योंकि कौटिल्य का जो किंग है वो पूरे इंडिया का किंग है, वो किसी एक पर्टिकुलर जनपद का या महाजनपद का किंग नहीं है, वो पूरी इंडिया का किंग है। तो दैट्स व्हाई ही मस्ट हैव द लिमिटलेस पावर, और इसीलिए उसको लिमिटलेस पावर दी गई। दूसरा हम इसमें कंपेयर करेंगे कि जो मौर्य से पहले के जो किंग्स होते थे वो सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर जो रूल्स बनते थे, जो लॉ बनता था, लॉ वाज बेस्ड ऑन द धर्म। और धर्म और अधर्म दो चीज होती थी कि व्हाट ए पर्सन वांट टू डू वाज सपोज टू डू, जो उसको करना चाहिए वो धर्म है और जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। तो लॉ जो होता था वो धर्म के ऊपर बेस्ड होता था। तो उस धर्म को के ऊपर जो लॉ बना है किंग उसको फॉलो करते थे, मतलब धर्म कहीं ना कहीं किंग से ऊपर है। लेकिन कौटिल्य ने अपने किंग को लिमिटलेस पावर दी, और उस लिमिटलेस पावर की वजह से ही अशोक, जो अशोका द ग्रेट बोला जाता है, उन्होंने एक नया धर्म भी बनाया और धम्मा। और उस धर्म की वजह से सोसाइटी में कहीं हम लोगों ने देखा कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई है, रादर सोसाइटी बिकम अ वेलफेयर सोसाइटी। उसमें लोगों के अंदर ब्रदरहुड, कोऑपरेटिव, इस तरह की फीलिंग्स आई। एंड दैट्स व्हाई कौटिल्य ने ये बोला कि अगर किंग
इफ द किंग सीज हिज वेलफेयर इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कौटिल्य का ये मानना था कि अगर राजा झोपड़े में रहेगा, हट्स में रहेगा, तो उसके पीपल पैलेसेस में रहेंगे। तो इसका मतलब ये था कि किंग चाहे डाइनिंग हॉल में हो, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो, कहीं पर भी हो, 24 आवर्स उसको अपने लोगों के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने और सॉल्व करने के लिए ही मस्ट हैव द टाइम ऑल द 20 इन द थ्रू आउट द डे ही मस्ट हैव द टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, एंड दैट्स व्हाई दैट वाज एन आइडियल किंग। और ऐसे आइडियल किंग के लिए लिमिटलेस पावर कौटिल्य ने रखी, और हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, बिंदुसार ने भी, अशोका ने भी कभी भी उन पावर्स का मिसयूज नहीं किया, रादर दे यूज द पावर टू यूनाइट द सोसाइटी। और जब तक मौर्यास रहे उन्होंने कंट्री को बहुत अच्छी तरह से रूल किया। दैट्स व्हाई दे चंद्रगुप्त मौर्य इज नोन एज द फर्स्ट यूनिवर्सल मोनार्क ऑफ द कंट्री हिस्टोरिकली। बट लेटर मौर्यास जो थे उनके टाइम में they were not much as powerful as the early Mauryas, and that became a cause of the downfall of the Mauryas, and after that the Sunga dynasty came. So students, that was all about the only the central administration हमने discuss किया है, provincial, military, judicial, revenue, that we will discuss in the early on the late videos. So you subscribe the channel and go by my earlier videos that was particularly on the Indus Valley and the Vedic age, and they will give you plenty of knowledge on history topic. Okay students, thanks.